हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने यूनिट फर्स्ट का पहले एक वीडियो बना दिया है और अब ये यूनिट सेकंड के जो जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड यानी उष्मागतिकी सेकंड के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका आपको संक्षिप्त में सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन की जाएगी और आप अपने नोट्स में से उनको एक बार देखिए जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, उष्मागतिकी के तृतीय नियम को समझाइए। स्टूडेंट्स उष्मागतिकी का जो तृतीय नियम होता है, इस नियम के अनुसार शुद्ध एवं पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी का मान शून्य परम ताप पर शून्य होता है। शून्य परम ताप पर शून्य होता है। क्या बोला इस नियम में कि शुद्ध एवं पूर्णतया क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी का मान शून्य परम ताप पर शून्य होता है। शून्य परम ताप पर शून्य होता है। ओके बेटा, चलिए अगली अगर हम चर्चा करें आपसे कि एंट्रोपी की ताप और दाब पर निर्भरता के लिए, एंट्रोपी की ताप व दाब पर निर्भरता के लिए एक सामान्य, क्या लिखना है बेटा, निर्भरता के लिए एक सामान्य संबंध बताना है एंट्रोपी का ताप और दाब के संदर्भ में। ठीक है, एंट्रोपी की ताप और दाब पर निर्भरता के लिए एक आपको संबंध बताना है ताप और दाब के रूप में। आगे बात समझे तो आपने ये नियम देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा ये संबंध कि डेल्टा एस बराबर क्या होता है, एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 माइनस एन आर एल एन P2 अपॉन P1। ये आपको एक संबंध लिखना है। ऐसे स्टूडेंट्स आपने नर्स्ट का उष्मा सिद्धांत परिभाषित कीजिए, पढ़ा होगा। देखो बच्चों, ये जो नर्स्ट का उष्मा सिद्धांत होता है वो क्या कहलाता है, तो आप इसकी लैंग्वेज सभी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप सर्च नहीं कर पाते हैं तो लिखिए, इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। किसी संघनन तंत्र के ताप को क्रमशः परम शून्य तक कम करने पर डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी का मान क्रमागत या उपगामी रूप से घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होता है, तो इसे ही नर्स्ट का उष्मा सिद्धांत कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं बेटा, किसी संघनन तंत्र के ताप को क्रमशः परम शून्य केल्विन यानी कि 0 केल्विन तक कम करने पर, अब कितना कम करने पर, इसके संदर्भ में डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी का मान क्रमागत या उपगामी घटते हुए शून्य की ओर अग्रसर होता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट का उष्मा सिद्धांत। आपने इसके लिए ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज हो तो आपने यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनाया होगा जिसमें डेल्टा जी या डेल्टा एच तो वाई एक्स पर लिया होगा, डेल्टा जी या डेल्टा एच वाई एक्स पर लिया होगा, और ये दोनों एक पॉइंट पर ये बराबर है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच है, और एक्स अक्ष पर आपने टेम्परेचर लिया होगा, तापक्रम लिया होगा। तापक्रम यानी कि टेम्परेचर आपका केल्विन में है। और देखिए ये डेल्टा जी में एसिम्प्टोमेटिकली इस तरीके से परिवर्तन होता है, होना तो इसका ऐसे परिवर्तन चाहिए था लेकिन इस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है, और डेल्टा एच में परिवर्तन ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर जाता हुआ मिलता है।
ये हालांकि टच नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये टच नहीं करता है। ये ग्राफ आपने बनाया होगा, ये नंस्ट का उष्मा सिद्धांत के लिए ग्राफ था। ओके गाइज, ऐसे ही मुक्त ऊर्जा फलन को परिभाषित कीजिए। मुक्त ऊर्जा फलन क्या होता है? मुक्त ऊर्जा फलन, अगर मुक्त ऊर्जा फलन की आपसे अगर चर्चा करें तो आपने नाम सुना होगा डेल्टा जी का। डेल्टा जी का नाम सुना होगा, वही क्या है? मुक्त ऊर्जा फलन है मुक्त ऊर्जा फलन है, जो कि एक अवस्था फलन होता है। मुक्त ऊर्जा फलन सुना होगा सभी ने नाम, है? आगे बात समझ में, आपने सुना होगा A बराबर E माइनस टी एस। तो इसमें A को तो क्या बोलते हैं? तंत्र की हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा, जिस ये सब अवस्था फलन है, ठीक है, तो इसको मुक्त ऊर्जा फलन भी हम कहते हैं। जी का ही नाम क्या है? मुक्त ऊर्जा फलन होता है, जो कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाले फॉर्मूले में भी हम यूज करते हैं। ओके बताओ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण लिखिए, आप सबको पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होती है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होती है? ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होती है, सबको पता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण हो कहलाती है। कार्नोट चक्र अगला है। एम इसकी दक्षता क्या है? कार्नोट चक्र के बारे में आपने सुना है इसी, कार्नोट चक्र और उसकी दक्षता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कैसे इसकी कार्नोट चक्र की दक्षता ज्ञात करते हैं हम, हैं? कार्नोट चक्र की दक्षता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? N इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू, दक्षता को ईटा से बताते हैं। किससे बताते हैं? ईटा इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, और टेम्परेचर के रूप में लिखोगे तो T2 माइनस T1 अपॉन T2, या ईटा इक्वल टू W अपॉन Q2 भी होता है। तो अगर हम दक्षता को परिभाषित करें तो किसी उष्मा इंजन में अवशोषित उष्मा का वह भाग जो कि तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित होता है, इंजन की क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपने इसके बाद में ट्राउटोन का नियम पढ़ा होगा। ट्राउटोन का नियम सुना होगा, ये नाम भी आपने। ट्राउटोन आपको नोट्स में लिखा रखा है, ट्राउटोन का नियम। तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट समझे, ट्राउटोन का नियम भी आप पढ़े, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिनको आपको पढ़ना है, समझना है, ये सभी आपके नोट्स में अवेलेबल रहते हैं। एक बार इनको आप सर्च करिएगा, देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं ट्राउटोन के नियम के बारे में, किसी के बारे में। अगर आपको नोट्स में नहीं मिलते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटाओ, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? उष्मागतिकी में स्रोत तथा सिंक से क्या तात्पर्य है? आपको पता होना चाहिए, कार्नोट इंजन में स्रोत और सिंक के बारे में बताया गया था। स्रोत क्या होता है और सिंक क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको पता है एक कार्नो इंजन में क्या होता है, उष्मा के अधिकांश अंश को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नो ने चक्रीय प्रक्रम का वर्णन किया, जिसको तो अपन ने कार्नो चक्र का नाम दिया था। इसमें अपन ने क्या किया था, एक भारहीन और घर्षणहीन पिस्टन युक्त सिलेंडर के 1 मोल आदर्श गैस भरी थी। ये काल्पनिक उष्मा इंजन है जिसमें 2 उष्मा भंडार के बीच कार्य करता है। एक का ताप T2 है जो कि स्रोत का काम करता है, और एक का ताप T1 था जो सिंक की तरह कार्य करता है। यानी कि वह तंत्र उष्मा भंडार अथवा उष्मा कुंड कहा जाता है जिसका ताप तंत्र के प्रत्येक भाग में समान रहता था। एक बार उष्मा कुंड का क्वेश्चन भी आ गया था। तो उष्मा कुंड किसे कहेंगे? वह तंत्र उष्मा भंडार अथवा उष्मा कुंड कहलाता है जिसका ताप तंत्र के प्रत्येक भाग में समान होता है, ठीक है। और यदि कोई उष्मा भंडार से उष्मा ली जाती है तो वो स्रोत का काम करेगा, और यदि उष्मा भंडार को उष्मा दी जाती है तो वो किसका काम करेगा? सिंक का कार्य। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं, यदि उष्मा कुंड या उष्मा भंडार से
उष्मा ली जाती है तो वह स्रोत का काम करता है, और यदि उष्मा भंडार को उष्मा दी जाती है तो वह सिंक का कार्य करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको बेटाओ पता होना चाहिए। चलिए अब इसके सेक्शन बी में हम बात कर लेते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा वही जी है, एक अवस्था फलन है, और इसके महत्व को आपको समझाना, टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद में आपको क्लेसियस असमानता पर टिप्पणी लिखनी है बेटाओ, क्लेसियस असमानता पर टिप्पणी लिखनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये सब मैंने आपको समझा रखे हैं, क्लेसियस असमानता क्या होती है ये सब पूरे आपको क्वेश्चन से बता रखे हैं। एक बार आप इनको जरूर देखिए। क्लेसियस असमानता क्या है? कार्नो चक्र द्वारा सिद्ध कीजिए कि उच्च ताप पर अवशोषित उष्मा का कुछ अंश ही कार्य में परिवर्तित होता है। जो इसकी लैंग्वेज थी उसी को आपको सिद्ध करके बताना है, पूरी प्रोसेस आपको समझानी है। ओके बेटाओ, गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट में पढ़ाया जाता है। गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता, जिसमें डेल जी आपको क्या करना रहता है बच्चों, इसमें गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता में आपको एक रिलेशन बताना पड़ता है, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, जो माइनस एस के से संबंधित होता है। और इस एस का मान आपको निकालना है इस वाले फॉर्मूले से, जी बराबर एच माइनस टी एस। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एच माइनस जी अपॉन टी। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है, और ये वैल्यू पुट करने के बाद में जी अपॉन टी का मान ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो जी अपॉन टी का स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में अवकलन किया जाएगा, जिससे एक लास्ट इक्वेशन मिलेगी, और वो लास्ट इक्वेशन होगी डी डेल जी अपॉन जी टी, जी अपॉन टी अपॉन डेल 1 अपॉन टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू एच। और ये लास्ट का टॉपिक है, जो कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का ही एक रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन और भी जबरदस्त है, ये दो क्वेश्चनों से मिलकर बना हुआ है, एंट्रोपी से संबंधित क्वेश्चन है। एक तो ताप और आयतन के रूप में एंट्रोपी में परिवर्तन बताना है, और एक ताप और दाब के रूप में आपको एंट्रोपी में परिवर्तन बताना है। और देखिए ताप और दाब के रूप में एंट्रोपी में परिवर्तन, और दो तरह के परिवर्तन देखिए आप यहाँ दिए हैं, ताप और आयतन के रूप में है, और एक है और ताप और दाब के रूप में। तो आपको इसमें कौन सा वाला ज्ञात करना है, आदर्श गैस के लिए ये कौन सा वाला ज्ञात करना है, आदर्श गैस के लिए आपको एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। ये ताप और आयतन के फलन के रूप में जो ज्ञात करना है, तो फॉर्मूले आपके लिए यहाँ पर बेटा क्या आएंगे। एक फॉर्मूला तो आएगा कि डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू अपॉन बी वन, ये वाला फॉर्मूला आएगा। और एक फॉर्मूला ये जनरेट करना आपको कि डेल्टा एस बराबर होता है एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस एन आर एल एन पी टू अपॉन पी वन, ये वाला फॉर्मूला आपको जनरेट करना है। ओके गाइज, तो ये सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके। और चलिए अब सेक्शन सी से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यूनिट सेकंड में हम दो मेजर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। निम्नलिखित समीकरणों को आदर्श गैस के एक मोल के लिए, आदर्श गैस के एक मोल के लिए आपको व्युत्पन्न करना है, यानी कि डेल्टा एस बराबर सी वी। अब ये ध्यान से पढ़ना आपको, आदर्श गैस के एक मोल के लिए बोला इसने, आदर्श गैस के एक मोल के लिए। और पहले जो आपने किया है वो अलग कंडीशन है। अब ये आदर्श गैस के एक मोल के लिए आपको ये संबंध व्युत्पन्न करने हैं, सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। देखिए लेकिन इसमें साथ में और बातें क्या की गई है कि यह किस प्रकार से समतापीय, समदाबीय और सम आयतनीय प्रक्रमों के लिए परिवर्तित होती है। तीन बातें, ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है, और बच्चों इसमें साथ में समतापीय, समदाबीय, सम आयतनीय, इनको भी आपको ध्यान रखना है।
1 मोल के लिए एंट्रोपी परिवर्तन जब आप सोल्व करेंगे तो उस कंडीशन में समतापीय, समदाबीय और समआयतनीय कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखिएगा आप। ओके गाइज, तो 1 मोल के लिए आप इसको याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कार्नो चक्र में किया गया कार्य W, अधिकतम किया गया कार्य W RT2 - T1 ln B2 अपॉन B1 होता है। तो बच्चों आप इसको इजी गोइंग में सोल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ओके बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगली यूनिट की ओर चलते हैं। एक साथ हम अब 2 यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए यूनिट 3 जो है उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो इसमें है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। और देखिए इसकी क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। जैसे आपसे पूछा बेग की क्या इकाई होती है, बेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है, साम्यावस्था स्थिरांक की क्या इकाई होती है। देखिए स्टूडेंट्स, बेग क्या है? अभिक्रिया का बेग आपको पता सांद्रता बटा समय होता है। अभिक्रिया का बेग क्या होता है? सांद्रता बटा समय होता है। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो क्या यूनिट हो जाएगी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। चलिए वेग स्थिरांक के क्या होता है? के होता है वेग अपॉन सांद्रता, वेग अपॉन सांद्रता। इसके हिसाब से अब वेग की यूनिट क्या थी, तो क्या के की यूनिट क्या बन जाएगी? पर सेकंड बन जाएगी। मोल पर सेकंड के हिसाब से ये यूनिट बन जाएगी। साम्यावस्था स्थिरांक की इकाई लिखी। अब देखो के साम्यावस्था स्थिरांक है, उत्पादों की सांद्रता बटा क्रियाकारकों की सांद्रता है, और दोनों ही अगर सांद्रता होगी तो इसकी क्या यूनिट बनेगी? वो भी सांद्रता की यूनिट ही रहेगी, यानी कि सांद्रता के मोल पर लीटर में ही इसकी यूनिट मानी जाएगी। मोल पर लीटर। केपी व केसी में क्या संबंध होता है? सबको पता है केपी और केसी में, केपी बराबर केसी आरटी की पावर क्या होती है? डेल्टा एन होता है। केपी क्या है? गैसीय अभिकारकों के लिए साम्यावस्था स्थिरांक है दाब के लिए, और केसी क्या है? सभी अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक है, यानी कि सामान्य अभिक्रियाओं के लिए। आर गैस स्थिरांक है, टी तापमान है। डेल्टा एन क्या है? गैसीय उत्पादों के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारकों के मोल होता है। वियोजन की मात्रा क्या होती है? देखिए वियोजन की मात्रा के मतलब क्या होती है? अगर किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ में से जो मात्रा किसी समय पर अपघटित होती है उसे वियोजन की मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान से क्या तात्पर्य होता है? सक्रिय द्रव्यमान क्या होती है? एक प्रकार से किसी पदार्थ की प्रति लीटर आयतन में दी गई सांद्रता होती है, एक तरीके से सांद्रता ही है सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, इसको बड़े कोष्ठक से बताते हैं। और सांद्रता के हिसाब से आप याद रख लेना इसको। अगर सांद्रता का फॉर्मूला पता है कि मोल पर लीटर, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या ही सांद्रता होती है, जिसको हम सक्रिय द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसके सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आप आसानी से यहाँ सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस सेक्शन बी में सेलेक्टेड आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, और 100% आप इन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाइए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इसमें उष्मागतिकी द्वारा वांट ऑफ समायतनिक समीकरण को समझाना है, ये डिराइव करना है, ये डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ये लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करके बता रखा है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, उष्मागतिकी द्वारा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को व्युत्पन्न कीजिए। अब इसमें आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम व्युत्पन्न करना है, तो जो लास्ट में आपको व्यंजक बताया था हमने, और टॉपिक था उष्मागतिकी द्वारा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का व्यंजक ज्ञात करना, जिसमें आपके लास्ट रिजल्ट क्या आया था मैं आपको बता देता हूं अगर आपको याद हो तो। माइनस डेल्टा यानी कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, ये एक रिजल्ट आया था आपके लिए, याद हो तो आपको। तो ये रिजल्ट आपको इसमें सेकंड वाले डेरिवेशन में सोल्व करना है।
जो कि सेकंड नंबर का टॉपिक था, समथिंग समथिंग ये। अब देखिए ये क्लैपेरॉन समीकरण है और इसके जस्ट नीचे क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण है, और हर साल इन तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में से एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है, एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है बेटा। आपको ये इक्वेशन पढ़नी है, सभी को ही पढ़नी है। वान क्लैपेरॉन समीकरण के नाम से, क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्लैपेरॉन होता है, एक क्लॉसियस क्लैपेरॉन होता है, जिसमें आपको ये याद रखना है वाष्पन में किया गया कार्य जो होता है वो क्या है, dp अपॉन dt के तुल्य होता है। ठीक है, तो dp अपॉन dt इक्वल टू एल, dp अपॉन dt इक्वल टू एल अपॉन टी v2 माइनस v1। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ डेल्टा एच ही मिले, यहाँ इसकी जगह पर कैपिटल एल वाष्पन की गुप्त उष्मा भी मिल सकती है, ये याद रखना। ये डेरिवेशन आपको करवा रखा होगा। और ये अगला वाला जो है ये इसी को ही क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही आगे प्राप्त किया गया है। बस इसमें क्या रखना है, जो पहले v2 माइनस वी1 था उसमें v2 कर देना है, v2 कर देना है, v1 को आप 0 मान लेंगे, और v2 की वैल्यू आप किससे वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन आदर्श गैस समीकरण से निकाल लोगे, और वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप ये चौथे क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें। अगला है ला सतल्य के नियम लिखते हुए निम्न साम्य पर। अब देखो ला सतल्य का नियम, अगर आप सभी जानते हैं ला सतल्य का नियम बहुत सिंपल था। साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले कारकों में से किसी भी एक भी कारक में परिवर्तन किया जाए तो नया साम्य उस दिशा में स्थापित हो जाएगा जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो, कम हो गया हो या समाप्त हो गया हो। लेकिन साथ में यह भी पूछा कि एक साम्य द्रव्य का उसमें दाब का प्रभाव लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको पता है कि दाब का प्रभाव किस पे लगता है, गैसीय अभिक्रिया पर लगता है। आपको इस अभिक्रिया में कहीं पर दूर दूर तक गैस नहीं नजर आ रही, ठीक है, तो गैस नहीं नजर आ रही तो इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं लगेगा। ओके गाइज, चलिए इसी में हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए बहुत छोटी यूनिट थी और इसमें से जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए उन क्वेश्चनों को सभी सोल्व करके जाए। अगला है इसी का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है प्रावस्था साम्य फेज इक्विलिब्रियम। प्रावस्था साम्य, प्रावस्था साम्य। देखिए इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आप लोग को अगर मैटर नहीं मिलता है तो मैं आपको इसके मैटर के बारे में आपको दे दूंगा। जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, प्रावस्था नियम क्या है, तो सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सभी बच्चे डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रावस्था नियम क्या है, किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में, किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्रता कोटियों की संख्या का मान, स्वतंत्रता कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों, उस तंत्र के घटकों तथा प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। जैसे बच्चों स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का मान जिसको एफ से बताते हैं, किससे बताते हैं, एफ से बताते हैं। तो ये एफ जो है ये स्वतंत्रता की कोटि है। तो विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में इस एफ का जो मान होता है ये सी माइनस पी यानी कंपोनेंट प्लस जो फेज होती है, प्रावस्था होती है, उससे कितना ज्यादा था, इन दोनों के अंतर से कितना ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रावस्था नियम कहते हैं। वापिस से एक बार लैंग्वेज समझ ले सभी। किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्रता कोटियों की संख्या का मान यानी एफ का मान उस तंत्र के घटकों यानी सी तथा प्रावस्था के अंतर यानी पी से 2 अधिक होता है यानी +2 अधिक होता है। ओके बेटा, तो आप जानते हैं प्रावस्था क्या किसे कहते हैं। प्रावस्था अगर हमसे पूछे, कोई पूछे प्रावस्था किसे कहते हैं, तो विषमांगी तंत्र के वे भाग, कोई भी विषमांगी तंत्र है जिसमें भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाएं दे रखी है, विषमांगी तंत्र के वे भाग जो कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किए जाने योग्य तथा अपने संगठन में समान हो, प्रावस्था कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि ठोस, द्रव और गैस है। अब ये विषमांगी तंत्र है लेकिन ठोस का संगठन बिल्कुल अपना एक जैसा रहेगा, द्रव का एक जैसा रहेगा, गैस का एक जैसा रहेगा, तो वो सब क्या कहलाती है, प्रावस्थाएं कहलाती है।
ओके बेटा, ऐसे एक वर्ड था घटक। घटक किससे कहते हैं? तो किसी भी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था पर घटकों की संख्या स्वतंत्र रूप से परिवर्तित अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है। परिवर्तित अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके। जैसे हम बात करते हैं बर्फ जल वाष्प तंत्र है, तो इसमें कितने घटक हो गए? 3 घटक हो गए, बर्फ है, जल है, वाष्प है। ठीक है, इस तरीके से हम घटकों की व्याख्या कर सकते हैं। स्वतंत्रता की कोटि किसे कहते हैं? जैसे 3 शब्द आ गए ना, मैं तीनों के बारे में बता रहा हूं। मैंने सी के बारे में बता दिया, मैंने पी के बारे में बता दिया, अब एफ के बारे में, स्वतंत्रता की कोटि के बारे में भी आपको समझा देता हूं। क्या होती है स्वतंत्रता की कोटि? किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि इन चरकों की वह न्यूनतम संख्या है। चरकों का मतलब है वेरिएबल। चरकों की वह न्यूनतम संख्या है जिन्हें तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किया जाना आवश्यक है। निश्चित किया जाना आवश्यक है। सिंपल सी अगर अपन बात कहें तो एक तंत्र को प्रभावित करने वाले जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन इनमें से ताप, दाब और संगठन ही स्वतंत्र चर मानते हैं। ताप, दाब और संगठन को हम स्वतंत्र चर मानते हैं। तो हमको यह याद रखना है कि स्वतंत्रता की कोटि किसी भी तंत्र की जो होती है, इन वेरिएबल की वह न्यूनतम संख्या है, जो वेरिएबल है उनकी न्यूनतम संख्या है जिन्हें तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किया जाना आवश्यक है। तो ये प्रावस्था नियम से रिलेटेड मैंने आपको बातें बता दी बेटा, क्योंकि ये शब्द अगर आ जाते हैं तो आप इन शब्दों को एक बार समझ सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इस तरीके की घटनाओं को आप समझेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ओके बेटा, चलिए अब हम अगली बात कर लेते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, इसमें निम्न पदों को परिभाषित करें। त्रिक बिंदु, ये नाम सुना होगा आपने बहुत सारे प्रावस्था आरेख बनाए जाते हैं जिसमें एक ऐसा बिंदु आता है, जैसे मैं कहूं कि ये मैंने कोई ग्राफ बनाया जिसमें ये ग्राफ था, उसमें कोई एक ऐसा बिंदु आ गया, ये वाला, मैंने इसको ओ कह दिया। ठीक है, तो ये इसे प्रावस्था आरेख था। तो मैंने कहा प्रावस्था आरेख में एक ऐसा बिंदु जहां तीनों वक्र मिलते हैं, जहां तीनों वक्र मिलते हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। अब बच्चों इस बिंदु पर क्या होता है? 3 प्रावस्थाएं। बर्फ, जैसे मैं कहूं कि यहां बर्फ है, यहां जल है और यहां वाष्प है। तीनों प्रावस्थाएं क्या होती हो? साम्यावस्था में है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु कहेंगे। ओके बेटा, मैंने आपको स्वतंत्रता की कोटि के बारे में समझा दिया, त्रिक बिंदु के बारे में समझा दिया, प्रावस्था नियम के बारे में समझा दिया, सी क्या है, पी क्या है, इनके बारे में समझा दिया। अब बच्चों अगली बात यहां आती है कि वितरण नियम को परिभाषित कीजिए। वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम, देखिए अगर हम इसमें चर्चा आपसे करें कि वितरण, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा है कि पर्टिकुलर ये बात किसकी करना चाह रहे हैं? ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी द्रव है वो किस तरीके से वितरित होता है, उससे रिलेटेड ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि ये वितरण किस तरीके से किया जाएगा। तो हम उस नियम को किस नाम से जानेंगे? वितरण नियम के नाम से हम यहाँ पर जानेंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर आपसे नरनष्ट का वितरण नियम की बात करेंगे तो देखिए वितरण नियम के अनुसार क्या बातें हो सकती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे डेफिनेशन लिखिए इसकी। जब कोई विलेय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए हो, जब कोई विलेय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रव में वितरित होता है, अमिश्रणीय द्रव में वितरित होता है, तो स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में, स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उनकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। उनकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। यदि विलेय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे
अर्थात विलेय पदार्थ दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहे। तो इसमें आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, ये ध्यान रखना है। सिंपल सी बात कहिए, जैसे दो विलायक है उसमें आपने एक विलेय मिला दिया तो उनकी सांद्रताएं का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट बने रहे। जैसे एक विलेय था, उसकी सांद्रता Ca है, दूसरे की Cb है, तो इनकी सांद्रता का अनुपात क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस तरीके से हम ये वितरण नियम समझा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी बेटा। बड़े क्वेश्चंस तो देखिए आपको डायग्राम की हिसाब से याद रखने पड़ते हैं, लेकिन इसके जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको थोड़ी छोटी बातें हैं जो याद रखनी पड़ती है। अब जैसे इसमें अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सर्वांग समगलनांक को परिभाषित कीजिए। सर्वांग समगलनांक को परिभाषित कीजिए। पहली बात तो ये वर्ड क्या होता है, सर्वांग समगलनांक क्या होता है, ये पता होना चाहिए हमको। सर्वांग समगलनांक क्या होता है? तो बच्चों सर्वांग सम की परिभाषा लिखो पहले, तो फिर गलनांक की परिभाषा आ जाएगी। तो इसकी परिभाषा लिखो, ऐसे तंत्र जिनमें दो घटक आपस में, ऐसे तंत्र जिनमें दो घटक आपस में रासायनिक संयोग द्वारा नया स्थायी यौगिक बनाते हैं और जो बिना वियोजित हुए निश्चित ताप पर तुरंत पिघल जाते हैं, यह पिघलना सर्वांग सम कहलाता है। इस स्थिति में ठोस प्रावस्था व द्रव प्रावस्था दोनों में यौगिक का एक सा संगठन होता है, अतः ऐसे यौगिक को हम सर्वांग सम गलन यौगिक कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर यह पिघलता है उसे सर्वांग सम गलनांक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वांग सम गलनांक कहते हैं। और यदि इसका अपोजिट हम बात कर ले कि ऐसे तंत्र जिसमें दो घटक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं और जो गर्म करने पर सर्वांग सम वाले की बजाय विघटित होकर कई ठोस प्रावस्था व द्रव बनाते हैं, वह द्रव प्रावस्था का संगठन ठोस प्रावस्था से अलग होता है, तो ऐसे पदार्थ असर्वांग समगलनांक रखते हैं। तो दो टर्म आपके पास यहां आ गई, एक सर्वांग समगलनांक और दूसरी कौन सी हो गई? असर्वांग समगलनांक की मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन के बारे में समझाने का प्रयास किया है बेटा। आगे बात समझ में सबको? चलिए अब हम अगली चर्चा आपसे कर लेते हैं, मित स्थायी साम्यावस्था। अब देखो नाम ऐसे ही पता चल रहा है, मित स्थायी। मित स्थायी मतलब यानी कि साम्यावस्था तो होगी लेकिन दिखेगी नहीं आपको साम्यावस्था। मित स्थायी, मित शब्द किसके लिए आता है? झूठे के लिए आता है, जो गलत रखता है, गलत बातें बोलता है ना। तो मित स्थायी साम्यावस्था मतलब साम्यावस्था तो आई लेकिन पूर्णतया साम्यावस्था नहीं आई, एक आदर्श रूप में साम्यावस्था नहीं आई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मित स्थायी साम्यावस्था। तो किसी भी तंत्र में यदि पूर्णतया साम्यावस्था स्थापित नहीं होती है तो वह साम्यावस्था किस नाम से जानी जाती है? मित स्थायी साम्यावस्था के नाम से जानी जाती है। आगे बात समझ में? इसके लिए आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, जब जाकर आपको और ज़्यादा यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। ऐसा लगेगा मित स्थायी त्रिक बिंदु वाला टॉपिक आएगा, गंधक तंत्र का प्रावस्था आरेख पढ़ेंगे, उसमें ये नॉलेज आपको मिलेगी। आगे बात समझ में? तो बच्चों ऐसे ही आप देखिए दो टर्म और आगे दी गई है, दो टर्म और आगे दी गई है, और इन दोनों टर्म में अगर हम आपसे डिस्कस करें तो देखिए इन दोनों टर्म में क्या दे रखा है? एक वर्ड तो क्या दे रखा है? यूटेक्टिक, और एक वर्ड दे रखा है बेटाओ पेरीटेक्टिक। यूटेक्टिक और पेरीटेक्टिक, ये वर्ड भी किससे रिलेटेड होते हैं बेटाओ? ये वर्ड भी एक पर्टिकुलर ग्राफ में कुछ पर्टिकुलर बिंदु पर ये मिलते हैं। गलन क्रांतिक मिश्रण यूटेक्टिक कहलाता है, गलन क्रांतिक मिश्रण यूटेक्टिक कहलाता है बेटाओ। गलन क्रांतिक मिश्रण के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये यूटेक्टिक के नाम से जाना जाएगा। गलन क्रांतिक मिश्रण को हम यूटेक्टिक के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही बच्चों
हम दो वर्ड ले रहे हैं, एक तो क्या है यूटेक्टिक है और दूसरा वर्ड कौन सा लिया हमने, देखिए आप इसमें पेरीटेक्टिक। तो अगर हम इस पेरीटेक्टिक की बात करते हैं आपसे, जिस तरीके से ये गलन क्रांतिक संगठन यूटेक्टिक आया है, तो ऐसे ही हम पेरीटेक्टिक की अगर आपसे चर्चा करें तो गलन, अब गलन की जगह पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, देखिए हम यहाँ पर गलन की जगह पर दूसरा वर्ड यूज कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रायोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं, क्रायोहाइड्रिक। तो इस वर्ड को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गलन क्रांतिक मिश्रण और क्रायोहाइड्रिक, क्रायोहाइड्रिक मिश्रण। चलिए बच्चों, ये छोटे छोटे वर्ड्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला है हेनरी नियम और आदर्श विलियन को। आदर्श विलियन और हेनरी नियम आपने सुने होंगे, दोनों वर्ड जानते हैं, इसको पढ़िएगा आप। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाथी, यानी कि आप सबको पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का या यौगिकों का मिश्रण होता है जो कि कम ताप पर उबलते हैं, उनको न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं, स्थिरक्वाथ होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको पता है कि न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाथी, और दो तरीके के थे, एक स्थिरक्वाथी एक तो न्यूनतम क्वथनांक की है, एक क्या है अधिकतम क्वथनांक की है, स्थिरक्वाथी है। ये आपने 12th क्लास में बिलियन वाले चैप्टर में पढ़े थे, याद हो तो आपको, बिलियन वाले चैप्टर में आपने ये टॉपिक पढ़े हैं और इन सब की नॉलेज आपने वहाँ ले रखी है। आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़े, राउले का नियम है, राउले के नियम, राउले के नियम के बाद में आपने विचलन पढ़ा था, और विचलन के बाद में राउले के नियम से विचलन दर्शाने में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आया था, याद करिए, स्थिरक्वाथी है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरक्वाथी की, अगर हम बात करते हैं तो जल एथेनॉल तंत्र इसमें आ जाएगा। कौन सा, जल एथेनॉल तंत्र। जबकि अधिकतम स्थिर क्वथनांक में जल HCl वाला तंत्र यहाँ पर आएगा। तो इसका तो एग्जाम्पल जल एथेनॉल वाला याद रख लीजिएगा बेटा। ये थोड़ी टेक्निकल यूनिट है, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में ये लेड सिल्वर तंत्र, सीसिका विजकर जिंक HG तंत्र को प्रावस्था नियम समझाइए, और इनके ग्राफ देखना पड़ेगा, डिफरेंट पॉइंट पे आपको चर्चा करनी पड़ेगी। ओके बेटा, तो ये सभी आरेख से संबंधित क्वेश्चंस है, आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार देखें यूनिट नंबर 3 से। तो आपको यूनिट 3 में मोस्टली किस पे ध्यान देना है, रासायनिक साम्य पर ध्यान देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। चलिए बच्चों, यूनिट 4 पर अपन देखते हैं तो चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनुता के बढ़ने पर चालकता घटती है, तनुता के बढ़ने पर चालकता घटती है, ये पहली लाइन हो गई। मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। आप सबको पता है कि लैम्डा m जो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी होती है। तो एक निश्चित मोलर विलयन के लिए जो कप्पा होती है, चालकता होती है, वही मोलर चालकता के तुल्य होती है। अभिगमनांक विद्युत धारा का वह अंश जो आयनों द्वारा परिवहित किया जाता है, अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाया जाता है। जो विद्युत धारा का कोई अंश किसी आयन द्वारा परिवहित किया जाता है, ले जाया जाता है। डिबाई हकल आसिंगर समीकरण आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ी है। डिबाई हकल आसिंगर समीकरण याद करिए आप। डिबाई हकल आसिंगर समीकरण विद्युत रसायन फर्स्ट में आपने पढ़ी है, और इसकी डिटेल आपने ली भी थी, और याद करिए उस डिबाई हकल आसिंगर समीकरण को इतना डिटेल में आपने पढ़ा है कि उसके लिए आपको प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के साथ आपने उसका क्या बताया है, उसका आपने प्रभाव बताया है कि किस तरह से उनकी चालकत्व ये प्रभावित होते हैं। तो इसी से आगे जाकर कोलराउस का नियम भी जुड़ जाता है डिबाई हकल आसिंगर इक्वेशन के साथ ही। वो
ये टॉपिक आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा सभी। तो शॉर्ट में अगर हम डिबाई हैकल आसिंगर समीकरण को पढ़े तो ये यहाँ पर शॉर्ट में हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं कि एल सी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनिट माइनस बी अंडरवुड सी होता है। ये डिबाई हैकल आसंगर समीकरण होती है बेटाओं। और ऐसे ही ओस्टवाल्ड तनुता नियम आपको बताया है। तनुता नियम क्या होता है, देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्टे एक निश्चित ताप पर विद्युत अपघट्टे की वियोजन की मात्रा उसके विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर शॉर्ट में कहे तो वियोजन की मात्रा अल्फा होती है जो कि व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता के वर्गमूल के। सांद्रता के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ओके गाइज, सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम इसमें बेटाओ और अगर आपसे डिस्कशन करें तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अगर देखते हैं बेटा यहां पर तो देखिए कोलराउस का नियम, देखो बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है। कोलराउस का नियम कितनी बार आ चुका है कि किसी विद्युत अपघट्टे की, दुर्बल विद्युत अपघट्टे की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता होती है, अनंत अनुता पर आयनों की मोलर चालकताओं या तुल्यांक की चालकताओं के योग के तुल्य होती है, यही क्या कहलाता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। अब देखिए अगला क्या है, असममित या शीतलन प्रभाव। इसका दूसरा नाम क्या होता है, असममित का शिथिलन प्रभाव। शिथिलन प्रभाव यानी कि इस प्रभाव में क्या होता है, विलयन में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है, अर्थात प्रत्येक धनायन के चारों ओर ऋणायनों का समूह तथा प्रत्येक ऋणायन के चारों ओर धनायनों का समूह होता है। तो यह विपरीत आवेशित आयनों का समूह आयनिक परिमंडल कहलाता है। ठीक, तो बच्चों इस प्रभाव में क्या होता है, आयन की चाल पर यह प्रभाव असममिति अथवा शिथिलन प्रभाव कहलाता है, क्योंकि यह आयनिक परिमंडल की असममिति या शिथिलन के कारण उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको लैंग्वेज लिखा रखी है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। और ऐसे ही बच्चों चालकता सेल, चालकता सेल आपका नाम सुना होगा, चालकता सेल का सभी बच्चों ने है, चालकता सेल का नाम सुना होगा। और चालकता सेल के बारे में हम अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में चर्चा करें कि भाई चालकता सेल होता क्या है, तो चालकता के मापन को दर्शाने वाला सेल होता है। चालकता सेल क्या होता है, और वैद्युत कण संचलन प्रभाव को समझाइए। देखिए वैद्युत कण संचलन की बात करते हैं तो वैद्युत कण संचलन में क्या होता है, क्या होता है वैद्युत कण संचलन में, अगर आप विद्युत धारा लगाते हैं और आयन से एक दूसरे की तरफ अगर खींचे चले जाते हैं, जैसे धनावेश से ऋणावेश की ओर आ जाता है, ऋणावेश धनावेश की ओर चला जाता है, तो विद्युत धारा अप्लाई करने पर इस तरीके का, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इस तरीके की बातें यहाँ पर होती है। और देखिए लास्ट में मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, चालकता मूलक अनुमापन। चालकता मूलक अनुमापन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो बच्चों अनुमापनों में चालकता मापन द्वारा अंतिम बिंदु को ज्ञात करने की विधि को, क्या लैंग्वेज है बेटा इसकी, याद रखना। अनुमापनों में चालकता मापन द्वारा अंतिम बिंदु के ज्ञात करने की विधि को चालकता मूलक अनुमापन कहते हैं। चालकता मूलक अनुमापन कहते हैं, चालकता मूलक अनुमापन। अब इसने कहा चित्र द्वारा समझाइए। तो बच्चों इसमें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए चालकता मूलक 4 प्रकार के अनुमापन आपको बताए थे।
प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। ये 4 तरह के अनुमापन बताए थे। लास्ट में अवक्षेपण अनुमापन भी मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगला। इसमें 100% आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए 10 नंबर में सबसे ज्यादा चांस किसके हैं आने के। देखिए सबसे ज्यादा चांस किसके आने के, तो देखिए इसमें देखिए हालांकि ये तो 5 नंबर की क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा एक तो ये हिटोर्प विधि पढ़े, एक आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम पढ़े, ठीक है। बाकी चालकता मूलक अनुमापन को शॉर्ट एंड स्वीट में आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और सेक्शन सी की अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन 100% आने का चांस रखता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन 100% आने का चांस रखता है। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पढ़ के जाए। और इसके अलावा ये माध्य सक्रियता वाला क्वेश्चन भी आने के चांसेज होते हैं इस यूनिट में से, तो सभी बच्चे इस पार्ट को पढ़ के जाएं। इसके बाद में चल नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में हमने सबसे पहले किस टॉपिक को यहाँ पर लिया है, हमने लिया है बफर क्षमता। आपने नाम सुना होगा बफर विलयन, यानी कि ऐसे विलयन होते हैं जिनमें चाहे आप अम्ल मिलाओ चाहे क्षार मिलाओ, लेकिन उनकी क्या नहीं बदलती है, पीएच नहीं बदलती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बफर विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम बफर विलयन बोलते हैं। और ऐसे बफर विलयन में जो क्षमता पाई जाती है, यानी कि हम इस क्षमता को यहाँ कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वो अपनी पीएच को नहीं बदलने देना चाहता है, यानी कि जो बफर विलयन पीएच परिवर्तन का विरोध करने की जो क्षमता रखता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बफर क्षमता के नाम से जानते हैं। बफर सॉल्यूशन या लवण प्रतिरोधी विलयन के नाम से भी बफर का दूसरा नाम क्या होता है, उभय प्रतिरोधी विलयन। क्या नाम होता है, उभय प्रतिरोधी विलयन। तो सिंपल अगर बफर क्षमता की अगर आपको डेफिनेशन याद रखनी हो तो क्या रखोगे, किसी बफर विलयन की प्रभावशीलता को उसकी बफर क्षमता कहते हैं, उसकी बफर क्षमता कहते हैं। आगे बात समझ में बैठाओ। देखिए संदर्भ इलेक्ट्रोड, आपने नाम सुना होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि अगर किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के द्वारा अगर हम सेल का विभव ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो किसी अन्य इलेक्ट्रोड की सहायता से जब उसका विभव ज्ञात करते हैं तो उसको हम संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे आपने नाम सुन रखा होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें कि द्रव संधि विभव के लिए व्यंजक लिखिए। अब देखो इसमें जो व्यंजक लिखना है द्रव संधि विभव के लिए वो क्या होगा, क्या व्यंजक आएगा द्रव संधि विभव के लिए, EJ बराबर T माइनस T प्लस, ट्रांसपोर्ट नंबर है माइनस और प्लस का, RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। ये द्रव संधि विभव या द्रव संगम विभव के लिए ये व्यंजक आ जाता है, जो कि अभिगमन युक्त सांद्रता सेल में ही ये अप्लाई होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सांद्रता सेल। देखिए सांद्रता सेल, अब जो सांद्रता सेल क्या होते हैं, अब वही वाली बात आ जाती है। सांद्रता सेल की अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो सांद्रता सेल का मतलब क्या होता है। तो सांद्रता सेल अगर सिंपल आपको कहे तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है अन्य कारकों के अलावा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अतः सेल में कोई शुद्ध रासायनिक अभिक्रिया
जो होती है वो सांद्रता सेल के रूप में, जैसे गैल्वेनी सेल मान लो, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल मान लो, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल मान लेते हैं, यानी कि वे सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है उनको हम सांद्रता सेल कहते हैं। सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक के और विद्युत वाहक बल से किस व्यंजक से संबंधित है। सेल अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है के, यानी कि हम जो के निकालते हैं सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। अब देखिए सेल अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक होता है वो तो अलग अलग तरीके से संबंधित होता है। तो आपने नरनस्ट समीकरण पढ़ी होगी, नरनस्ट इक्वेशन पढ़ी होगी, और उसकी इक्वेशन जो हमने निकाली थी याद करिए आप, उस इक्वेशन को हमने आपको संबंधित किया था किससे, सेल के विद्युत वाहक बल से हमने संबंधित किया था। और सेल के विद्युत वाहक बल से जब हमने संबंधित किया तो एक रिजल्ट आया था, याद करिए आप, कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी और के पी। ये एक रिलेशन होता था, याद करिए आप, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नरनस्ट समीकरण आपने व्युत्पत्ति की होगी, ई बराबर ई नॉट माइनस 0. ये एक इक्वेशन पुट कर आपको बनानी, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 1/n ln Kc। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताना है, जिसका IUPAC के अनुसार जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 माना जाता है। ग्लास इलेक्ट्रोड एक अच्छा क्वेश्चन है, ग्लास इलेक्ट्रोड को आप सभी पढ़ के जाएं। ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ग्लास इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, इन दोनों को पढ़ के जाएं। ध्रुवण को भी थोड़ा सा समझ ले। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा आया हुआ है बेटा। हाइड्रोजन अधिवोल्टता से आप क्या समझते हैं? अधिवोल्टता का मतलब क्या होता है? जिस वोल्टता पर कोई गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त होती है और जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए था उसके अंतर को अधिवोल्टता कहते हैं। तो ये आपको किसके रेस्पेक्ट में समझाना है? हाइड्रोजन अधिवोल्टता के रेस्पेक्ट में समझाना है। तो मैंने जहां वर्ड कोई गैस बोला है वहां पर आपको क्या वर्ड यूज कर लेना? हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन गैस। वापस से मैं हाइड्रोजन अधिवोल्टता की डेफिनेशन बता देता हूं, सुन ले सभी। जिस वोल्टता पर हाइड्रोजन गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त होती है और जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए था उसके अंतर को हाइड्रोजन अधिवोल्टता कहते हैं। ओके, इसके बारे में आप पूरा डिटेल लिखेंगे। और इसके बाद में है द्रव संगम विभव से क्या तात्पर्य है? द्रव संगम विभव से क्या तात्पर्य है? दो तरीके की बातें जिसमें दो द्रव आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से पृथक रहते हैं, तो आप उसको द्रव संगम विभव बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनका डेरिवेशन देखें तो इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है बच्चों, वो डेरिवेशन से आपको सोल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, MTR क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको पढ़ना है, इसका डेरिवेशन सोल्व करना है। गिब्स ऊर्जा तथा सेल विभव में संबंध स्थापित कीजिए। ये लास्ट में एक रिलेशन आएगा, गिब्स ऊर्जा तथा सेल विभव में आपको रिलेशन बताना है। गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में नहीं, लास्ट में नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा। ये गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में आपको संबंध बताना है बेटा। तो गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में बेसिकली संबंध क्या होता है? डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल होता है, ठीक है। और बाकी इसका मैथमेटिकल रिलेशन आप पूरा सोल्व करोगे तो आपको एक रिलेशन यहाँ पर पूरा ताप गुणांक के साथ साथ मिल जाएगा। सेक्शन सी की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ये लास्ट सेक्शन है और ये लास्ट यूनिट का पार्ट है और इसमें मैंने आपको दिए हैं 3 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पढ़ के जाना है, दूसरा बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है,
और ये तीसरे क्वेश्चन, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सबको समझ के जाना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत प्रयास किया आपको सभी टॉपिकों को कवर कराने के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि इसमें कुछ बच्चों का भला हो सकता है ये टॉपिक पढ़ने के बाद में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।